हेलो स्टूडेंट्स, भाई लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉज देखे थे, दैट इज 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देखी थी और मैंने आपसे कहा था कि इसका क्वेश्चन का अप्रोच आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए एंड आई होप आपने प्रैक्टिस करी होगी। लेकिन जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में अप्रोच लगाने में, तो आज मैं उनको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर वर्क डन कैसे निकालते हैं, ये बेसिकली हमारा फोकस यहाँ पे क्या रहेगा। यहाँ पे फोकस हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहने वाला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहने वाला है। और इस पे क्वेश्चन क्या क्या अप्रोच होने वाला है हम वो भी देखेंगे। ठीक है बात। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पहले थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का बेसिक रूल क्या है। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हम मानते हैं कि आपके पास अगर एक सिस्टम है, क्या आपके पास मान लीजिए ये सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम, ये हमारे लिए एक सिस्टम है। इसको और बड़ा कर देते हैं, इसको और बड़ा ऐसे कर देते हैं, ऐसे। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास एक सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिस्टम हमारे लिए है। देखिए सिस्टम क्या चीज है थर्मोडायनेमिक्स में। बेटा थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम वो चीज है जिसमें हम थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। दैट इज सिस्टम इज दैट पार्ट वेयर ऑल द थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन टेक्स प्लेस। यानी कि जो भी थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, यानी कि हम रिएक्शन या फिर एनर्जी चेंजेस देखेंगे, वो इसके अंदर ही देखने वाले हैं। कमाल की बात है। देखिए अब वर्क डन का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, उसे समझाने बहुत समय लगता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक्चुअली याद क्या रखना होता है, आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। देखिए मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मैं आपसे कहता हूं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, या तो मैं कहूं वर्क डन ऑन द सिस्टम, या फिर इसमें मैं एक बात और कह सकता हूं क्या, कि आपका अगर सिस्टम में कंप्रेशन हो रहा है, आपका सिस्टम में कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, इन दो चीजों के बारे में बात करूं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर सिस्टम आपका कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेशन हम किसके टर्म्स में देखते हैं, कंप्रेशन हम वॉल्यूम डिक्रीज के टर्म्स में देखते हैं। किसके टर्म्स में, वॉल्यूम डिक्रीज के टर्म्स में देखते हैं। या फिर मैं कहूं मैं गैस से सॉलिड आ रहा हूं और सॉलिड सॉरी गैस से लिक्विड आ रहा हूं और लिक्विड से गैस की तरफ जा रहा हूं। क्या बोल रहा हूँ, गैस से आप लिक्विड आ रहा हूँ, लिक्विड से सॉलिड जा रहा हूँ, तो इसके टर्म्स में भी हम कंप्रेशन देख सकते हैं। इन दोनों केसेस में हम कहते हैं कि हमारा वर्क डन कैसा है। हम कहते हैं कि इन दोनों केसेस में हमारा वर्क डन है बेटा आपका क्या, पॉजिटिव वर्क डन है। कैसा है, पॉजिटिव वर्क डन है। बस इतनी चीज अगर आप दिमाग में रखते हैं, आपके 50% ऑफ द एलिमिनेशन क्वेश्चंस को तो आप ऑप्शंस को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, आइए इसी से दूसरे कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। तीसरी चीज ये आई कि अगर आपसे कहा गया कि वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या आपसे अगर कहा गया वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या बात हो रही है बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम अब काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। या फिर आपसे कहा गया कि आपका कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका कंप्रेशन तो हो चुका है, एक्सपेंशन, क्या हो रहा है आपका, एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अब एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज के टर्म्स में। किसके, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसके टर्म्स में आपका एक्सपेंशन हो रहा है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं और लिक्विड से गैस जा रहे हैं, ये भी एक्सपेंशन ही माना जाएगा। और बेटा इन केसेस में ध्यान रखिएगा, इन केसेस में जो आपका वर्क डन आता है वो नेगेटिव आता है। क्या, वर्क डन आपका नेगेटिव आता है। आपको अगर इतनी इंफॉर्मेशन है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस की अप्रोच को जान चुके हैं, अगर आपको इतनी बात समझ में आती है। अरे भाई सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी कि अगर ये सिस्टम है और ये सिस्टम कुछ काम कर दे, यानी कि सिस्टम कुछ काम कर रहा है, बाहर का एरो इस सिस्टम से बाहर जा रहा है काम, तो यहां से वर्क डन आ रहा है मेरा नेगेटिव। आप जानते हैं कि इसमें क्यू की वैल्यू, दैट इज अगर हीट का डायरेक्शन बताऊं तो ये क्यू भी मेरा क्या होना चाहिए, क्यू भी मेरा नेगेटिव ही होना चाहिए। और अगर मैं एरो की मदद से कुछ ऐसा करूं, अगर मैं एरो की मदद से कुछ ऐसा करके दिखाऊं आपको कि एरो कुछ इस डायरेक्शन में है, यानी कि मैं कह रहा हूं कि सिस्टम के ऊपर कोई काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिस्टम के ऊपर कोई काम कर रहा है, तो वर्क डन क्या है, यहाँ पे वर्क डन है आपका पॉजिटिव। और ये भी कह सकता हूं कि हीट इस सिस्टम के अंदर जा रही है, दैट इज हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो मैं कहूंगा यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू भी मेरी क्या है, ये क्यू की वैल्यू भी मेरे पास पॉजिटिव ही है। अरे बोलो यार, क्या आपको ये बात यहाँ पे समझ आती है, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए सवाल सिर्फ यहां से नहीं आता है, सवाल एक चीज और से आता है कि एक्चुअली इसका अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला बोलूं, तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला आप एक कॉमन फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, आप बोलेंगे कि सर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल इनटू वी टू माइनस वी वन।
इंटू V2 माइनस V1, और आप हमेशा यही फॉर्मूला वर्क डन के लिए यूज करेंगे। अगर आपके लिए जो वर्ड यूज हुए हैं, क्या आपके लिए अगर वर्ड यूज हुआ है इरिवर्सिबल, क्या आपको अगर वर्ड यूज किया गया है कि ये आपका इरिवर्सिबल है, क्या है ये आपका इरिवर्सिबल है, या फिर आपको बोला गया है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, क्या बोला गया है, या फिर आपसे बोला गया है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है या तो इरिवर्सिबल वर्क डन या तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, आपका वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। अच्छा सर, रिवर्सिबल का क्या केस है? रिवर्सिबल का केस अभी हम इतनी छोटी वीडियो में नहीं देखेंगे, रिवर्सिबल आपको किसी दिन और बता देंगे। अगर आप बोलेंगे कि सर रिवर्सिबल भी बता दो, तो चलिए वो भी बता दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो देखिए इसका एक आइसोलेटेड सवाल नहीं आता है कि बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पूछी जाए, बहुत कम चांसेस है। यानी कि आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में भी वर्क डन पूछा जाता है। किसके टर्म्स में? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में भी वर्क डन पूछा जाता है। देखिए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका जो डेल्टा यू होता है वो किसके बराबर होता है? वो Q प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है, दैट इज Q प्लस डब्ल्यू, हीट प्लस वर्क डन के बराबर। हाँ, अब यहाँ पे आपके सवाल बनते हैं, आप इसमें तरह तरह के सवाल बना सकते हैं। याद रखना इसको, ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन, इसमें ऑलवेज ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन, आप हमेशा इसमें साइन कन्वेंशन का अप्रोच का यूज करेंगे, यानी कि साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान में रखती हैं, ठीक है। अब देखिए एक काम करता हूं, मैं आपको इसमें अप्रोच बताता हूं कि क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहने वाली है, और क्वेश्चन के थ्रू ही हम उसे जान सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। देखिए सबसे पहले है कि वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 3 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज। अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन बाहर निकल सकती है सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के। कह रहा है कि आपका एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन क्या है आपका? नेगेटिव है। पहले तो ये बात अपनी बिल्कुल क्लियर रखिए कि वर्क डन आपका नेगेटिव आने वाला है, तो यानी कि आपका आंसर ये तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसके जैसे कुछ, यानी कि अब इसके जैसा कुछ न कुछ आपको आंसर निकालना है। तो इस तरीके से आपने कम से कम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिया है, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर। तो मुझे निकालना है वर्क डन। मैं कहूंगा कि देखिए सर वर्क डन किसके बराबर होता है? मैं कहूंगा कि वर्क डन होता है मेरा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 इंटू V2 माइनस V1। आपको पता ही, आपको साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है। माइनस पी एक्सटर्नल कितना बेटा? 3 ATM है, याद रखना हमेशा यूनिट रखेंगे। 3 ATM और V2 की वैल्यू कितनी है? ये है आपके पास 6 डेसीमीटर क्यूब। फिर से देखो 1 डेसीमीटर क्यूब आपका किसके बराबर होता है? ये आपके 1 लीटर के बराबर होता है। कितना? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो दिस इज एक्चुअली कितना हो जाएगा? ये 6 लीटर माइनस 4 लीटर। आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 6 ATM लीटर के बराबर। कितना? माइनस 6 ATM लीटर। अब जल्दीबाजी में आप इसको टिक करके मत आ जाना, ये माइनस 6 जूल दिया है। यानी कि यहां से बेटा एक कॉन्सेप्ट और आता है कि आपको हमेशा इसमें यूनिट कन्वर्जन देखना पड़ेगा। ऑलवेज ऑलवेज आपको यूनिट कन्वर्जन देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन होता है, किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन होता है। तो आप बोलेंगे सर देखिए 1 ATM लीटर जो होता है मेरा, वो कितना? वो 101.3 जूल के बराबर होता है। और अगर मेरे पास 1 बार लीटर है तो कितना होता है? ये आपके 100 जूल के बराबर होता है, ठीक है। इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना है, माइनस 6 इंटू 100 1.3 जूल के आसपास। और यहां से आप बोलेंगे कि हाँ सर लगभग माइनस 608 हमारा आंसर आना चाहिए। अरे बोलो यार, कर लोगे इजीली क्वेश्चन सॉल्व? ठीक है, आई होप आपको अप्रोच अब समझ में आ चुकी होगी। आइए डायरेक्ट एक सवाल और करते हैं। कह रहा है वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन। देखिए क्या हो रहा है? कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव आएगी। जैसे ही आपने ये देखा तो आपने बोला देखिए ये तो आंसर आपका नहीं हो सकता और ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता है। फिर से बस सेम अप्रोच कि वर्क डन। अब तो देखिए दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल कितना गिवन है आपको? ये है आपका इस बार 2 ATM और V2 की वैल्यू कितनी है? V2 की वैल्यू है आपके पास 14। कितना हो जाएगा? 14 लीटर माइनस 16 लीटर, दैट इज माइनस 2 ATM इंटू माइनस 2 लीटर। देखिए आंसर आपका अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। माइनस 4 ATM लीटर है तो कितना करेंगे?
प्लस 4 इंटू 101.3 जूल के बराबर, और आंसर आ जाएगा प्लस 405.2 जूल के बराबर। अरे बोलो यार, क्या ये बात एब्सोल्युटली क्लियर है? अप्रोच तो समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लगाते हैं। कह रहा है अ गैस एक्सपैंड्स, अ गैस एक्सपेंशन हो रहा है। क्या पता चला कि वर्क डन आपका नेगेटिव है। फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। देखिए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि इरिवर्सिबल आपकी प्रोसेस है। कह रहा है इफ इट एब्जॉर्ब्स 800 जूल ऑफ हीट, यानी Q की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास प्लस 800 जूल के बराबर। कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए डेल्टा यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अब यहाँ पे मेरी बात सुनिए, आप डायरेक्टली W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि वर्क डन अलग से निकाल लीजिए। तो आइए वर्क डन पहले अलग से निकालते हैं, फिर इस पे वापस आ जाएंगे। वर्क डन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। बिल्कुल सही बात। माइनस पी एक्सटर्नल देखिए कितना है, ये आपके पास 2 ATM है, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 5 दैट इज 5 लीटर के बराबर, दैट इज माइनस 10 ATM लीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 101 तो कितना आ जाएगा 1013 जूल के बराबर, माइनस 1013 जूल के बराबर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा डेल्टा यू। क्यू की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास है प्लस 800, और ये कितना आ जाएगा प्लस इंटू माइनस 1013 जूल, दैट इज कितना माइनस 213 जूल के बराबर आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी एब्सोल्युटली राइट। अरे ठीक बात है, क्या आपको थोड़ी बहुत अप्रोच समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिस्टम एब्जॉर्ब्स 20 किलो जूल ऑफ हीट। फिर से बात आई कि Q की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है। कैसी है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। एंड ऑल्सो डज, यानी कि अब देखिए सिस्टम काम कर रहा है, इट डज द वर्क, यानी कि वर्क डन कितना है, वर्क डन आपका नेगेटिव है, जो भी है वो नेगेटिव वर्क डन है। कह रहा है नेट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, तो मैं कहूंगा कि आपका डेल्टा यू जो है वो क्या है, वो Q प्लस W के बराबर है। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू आपके पास प्लस 20 किलो जूल है, प्लस 20 किलो जूल, और वर्क डन की वैल्यू आपके पास माइनस 10 किलो जूल है। आपका आंसर कितना जाएगा, यह जाएगा आपके पास प्लस 10 किलो जूल, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, ये है प्लस 10 किलो जूल। प्लस का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज हुई है 10 किलो जूल से, तो इट इंक्रीजेस बाय 10 किलो जूल। ठीक है, इस टाइप के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए थर्मोडायनेमिक्स से आपके 3 सवाल आते हैं, 2 सवाल आते हैं, वैसे 2 अगर पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में इंक्लूड कर दें तो आप 2 से 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक सवाल का अप्रोच ऐसे ही रहने वाला है, तो एटलीस्ट 4 मार्क्स तो आपके लॉक हो ही जाएंगे, एब्सोल्युटली लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आइए एक बार इसको भी डिसाइफर करके देखते हैं। कह रहे हैं आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, यानी कि एमसीक्यू नहीं है, सिर्फ 4 पार्ट वाला क्वेश्चन है। आपको देखना है कि कहां पे वर्क आपने किया है और कहां पे आपने नहीं, सॉरी, कहां पे सिस्टम ने वर्क किया है, कहां पे सिस्टम पे वर्क हुआ है, दैट इज वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। आप देखेंगे यहां पे मेरे पास 11 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, कितने, 11 गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, और इन 11 गैसियस मॉलिक्यूल से मैं 10 गैसियस मॉलिक्यूल्स की तरफ गड़ा। तो ये क्या है, ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है? आपके पास पहले 11 गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो कितने हो चुके हैं, अब वो 10 हो चुके हैं। तो एक्चुअली दिस इज द केस ऑफ व्हाट, दिस इज द केस ऑफ कंप्रेशन। ये एक कंप्रेशन का केस है। अगर ये कंप्रेशन का केस है तो बेटा वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आएगा आपका पॉजिटिव, और अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो मैं क्या कहूंगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन, सॉरी, डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, क्या इस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम को मैं ये लिख सकता हूं, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग? इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम पे तो काम हुआ है, और काम किया किसने है सिस्टम पे, सराउंडिंग ने सिस्टम पे काम किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस। ठीक है, तो ये आया आपका पहला पार्ट। आइए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि CO गैस और ये 2H2 गैस है और ये लिक्विड तक है, ये तो सेम गैस है बेटा, ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। इसमें कुछ भी और मुझे नहीं देखना है कि आप गैस से लिक्विड गए हैं तो ऑब्वियसली आपका कंप्रेशन ही हुआ होगा। बात आई यहां से कि सॉलिड से अगर आप लिक्विड जाएं तो क्या होगा। अब आप बोलेंगे कि सर सॉलिड से मैं लिक्विड गया हूं तो ये एक एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक एक्सपेंशन हो रहा है, और आपने जैसे ही ये बोला आप हो चुके हैं गलत, क्योंकि ये एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट एन एक्सपेंशन। क्यों, आइए थोड़ी सी बात अब
थोड़ी सी बात करते हैं कि केस ऑफ आइस क्या है। बात करते हैं बेटा आइस के केस की, कि केस ऑफ आइस देखिए क्या होता है। केस ऑफ आइस एंड वाटर, आइस वाटर का केस देखिए। देखिए मान लीजिए कि ये आपके पास एक आइस का ब्लॉक है, ये आइस का ब्लॉक है, और इस आइस के ब्लॉक से आपको कहां जाना है, इस आइस के ब्लॉक से आपको इसका लिक्विड बनाना है, दैट इज H2O लिक्विड बनाना है। मान लो पहले केस में मैं कहता हूं कि ये आपका H2O सॉलिड है, और फिर ये कहता हूं कि ये मेरा आपका H2O लिक्विड है। अब देखिए देखने में तो ये लगता है, देखने में तो ये लगता है कि ये एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन ये एक्सपेंशन एक्चुअली नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए अगर ये एक बात समझिए, ये नॉर्मल कोई एक्स सॉलिड होता और इस एक्स सॉलिड से अगर मैं एक्स लिक्विड की तरफ जाता तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये तो एक्सपेंशन होता। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एक्सपेंशन होता। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एक्स सॉलिड जो होती है जनरली वो डेंसिटी ऑफ एक्स लिक्विड से ज्यादा ही होती है। यानी कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से क्या होती है, ज्यादा होती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि देखिए यहाँ पे जो डेंसिटी है, यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड है वो क्या है एक्चुअली, वो ज्यादा है किससे, डेंसिटी ऑफ H2O सॉलिड से। यानी कि आइस की डेंसिटी कम होती है किससे, लिक्विड से। किससे? आइस की डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं कि वहां पे मेल्टिंग पॉइंट पे आइस की डेंसिटी कम होती है किससे, वाटर से। और इनका मास क्या होता है, इनका मास सिमिलर होता है, सेम ऑब्वियसली अगर जितना आइस है उतना ही वाटर होगा, इनका मास सेम है। और डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब अगर H2O का क्या डेंसिटी ज्यादा है तो इनका मास सेम है, तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ H2O कम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ, कैसे लिखूं, H2O ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड कम होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ H2O सॉलिड से। यानी कि आपके सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होगा, यानी कि ये जो वॉल्यूम है ये ज्यादा है। तो एक्चुअली ये हो क्या रहा है, ये एक्चुअली आपका कंप्रेशन हो रहा है। दिस इज अ केस ऑफ कंप्रेशन, दिस इज अ केस ऑफ कंप्रेशन। ये एक कंप्रेशन का केस है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल सॉलिड होता तो उसमें वो एक्सपेंशन का केस बनता। एक्चुअली सर अगर इसमें आपको लॉजिकली समझाऊं तो क्या होता है कि आइस क्या करती है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। केज लाइक स्ट्रक्चर में क्या करता है, ये एयर आपकी ट्रैप हो जाती है, आपकी एयर ट्रैप हो जाती है। इसी की वजह से आपका वॉल्यूम बढ़ता है, और आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक आइस से लिक्विड जाने का है तो ये आपका एक्सपेंशन का केस नहीं है, ये भी एक्चुअली आपका क्या है, ये भी आपका कंप्रेशन ही है। दिस इज अ केस ऑफ कंप्रेशन ओनली, ये भी एक कंप्रेशन का केस है। इसके लिए भी ये सारी बातें ट्रू हो जाएंगी। लेकिन अगर बात करूं H2O सॉलिड से सीधा गैसेस, यानी कि ये सब्लिमेशन है, दिस इज सब्लिमेशन, डायरेक्ट सब्लिमेशन। हाँ भाई इसमें कोई शक नहीं है, सॉलिड से आप गैस डालेंगे तो आपका एक्सपेंशन ही होगा। यहाँ पे तो आपका, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, आपको, मुझे लगता है आपको भी नहीं होना चाहिए कि ये तो आपका एक्सपेंशन का ही केस होगा। अगर ये एक्सपेंशन का केस होगा तो मैं कहूंगा कि आपका वर्क डन क्या है, नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है। और अगर आपका क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, या फिर आप इसे बाय द सिस्टम कहिए या फिर वर्क डन ऑन द सराउंडिंग करिए, एक ही बात। अरे बिल्कुल ठीक है, यस सर, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाता क्वेश्चन एमसीक्यू की तरह बनाया जाए कि फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन, इनमें से अगर आपको ऑड वन आउट बताना होता, अगर देखो मैं आपको क्वेश्चन बोलूं कि फाइंड ऑड वन आउट, इसी क्वेश्चन को रिफ्रेम करते हैं, फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट with respect to work done, तो आप कौन सा बोलते हैं, आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। अरे बोलो यार, आई होप अब आपको अप्रोच तो समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से आपको अप्रोच लगानी है वर्क डन वाले सवाल में। वर्क डन के वाले सवाल बहुत सारे होते हैं भाई, इसमें रिवर्सिबल वाली अप्रोच भी आती है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाले वर्क, ये इरिवर्सिबल था एक्चुअली आपके सामने। अगर आपको वो भी जानना है तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर एक बार पूरा वर्क डन अच्छे से बता ही दीजिए, इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों बता दीजिए। अभी मैंने आपको सिर्फ अप्रोच बताई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट
से बेटा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और आपको नेक्स्ट क्या चाहिए भी कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।